तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वैसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है। खुद ब खुद करने का मतलब ये है कि अगर आप एक इस तरह से एक स्लोप पे अगर एक स्लोप बनाते हैं और इस स्लोप पे अगर मानिए कि ये एक स्लोप है और यहाँ पे कोई बॉडी है इस केस में, तो इस केस में क्या करेगा, ये बॉडी जो है ऑटोमेटिक वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है ना, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाए वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको ऊपर पहुंचाना, यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लाने के लिए हमें नीचे से ऊपर पुश करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा। और यह प्रोसेस जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। आज जो हमें करना है, एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इंथैल्पी पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे एंट्रोपी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, when 1 gram of water solidifies when 1 gram of water solidifies to ice 333.3 joules of heat is evolved। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पूछ रहा है, आइस का फ्यूजन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन क्लास में करवाएं क्या, इंथैल्पी चेंज में, चेंज इन इंथैल्पी में नहीं आया है, चलिए स्लो में चले गए थे। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आसान सा क्वेश्चन एकदम, करवाए थे क्लास में, याद नहीं, मॉर्निंग बैच नहीं करना है। लिखिए इसको, नहीं एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, calculate the enthalpy change when 2.38 gram of carbon monoxide जिसे हम CO कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड vaporize at its normal boiling point, और यहां पे डाटा दे रखा है डेल्टा H नॉट
वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है CO का फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वैल्यू है 6.04 किलोजूल पर मोल, किलोजूल मोल इनवर्स। ये वैल्यू आपको दे रखा है और आपको निकालना है वहां पे इंथैल्पी चेंज निकालना है, ओवरऑल इंथैल्पी चेंज की वैल्यू वहां पे निकालना है, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पे इसका वैल्यू आपको निकालना है। कोरिलेट करो, यहाँ पे आपको दे रखा है ये जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है ये 1 मोल का होता है और आपको बोल रखा है ये 1 मोल नहीं 2.38 ग्राम दे रखा है। तो पहले मोल निकालो यहां से, मोल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, तो गिवन मास, कितना मास है CO का, गिवन मास और अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको दे रखा है यहाँ पे, गिवन मास रखा है 2.38 ग्राम और मोलर मास होता है कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 28 हो जाएगा, 28 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्स आ जाएगा 0.085 मोल आ जाएगा, ये 0.085 मोल आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। और आपको पता है ये 1 मोल की वैल्यू दे रखा है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 1 मोल की वैल्यू दे रखा है। 1 मोल करने का मतलब ये है कि ये आप कह सकते हो कि इंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल। 1 मोल का इंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है 6.04 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर मोल। तो आपको इतना मोल का निकल ही जाएगा, इंथैल्पी चेंज फॉर 0.085 मोल। बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.4 इंटू 10 का पावर 3 जूल मोल इनवर्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.085 मोल से, इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा और ओवरऑल वैल्यू आएगा जूल में, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 6.4 को आप 0.085 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.085 से, वैल्यू आ जाता है 0.544 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर मोल, या फिर कह सकते हैं 544 जूल पर मोल, मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पे एक ही देख लेना, आपको जो डेटा दिया है वो डेटा दिया है 6.04, हमने मिस्टेक से 6.4 ले लिया है, तो कोई बात नहीं, आंसर थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन अगर हम ये डेटा को अगर हम चेंज करके 6.4 कर दे तो हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को फिर से करने के बजाय हम क्या करते हैं, ये डेटा को ही चेंज कर देते हैं, 6.4 किलोजूल मोल इनवर्स। आपको कोई भी डेटा देगा तो आप उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, प्रोसेस सेम रहेगा। तो पिछले क्लास में हमने बताया था एंट्रोपी के बारे में। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी होता है ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस करने का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम अगर ट्रांसफॉर्म करता है तो उसमें रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर कितना होता है। डिसऑर्डर करने का मतलब क्या है कि कोई अगर सॉलिड है तो सॉलिड में सारा पार्टिकल एक सीक्वेंस में रहता है, लिक्विड में थोड़ा फैल जाता है, गैस में और फैलता है। तो भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में, तब उसे कम लिक्विड में, और सॉलिड में भीड़ भाड़ एकदम कम होगा, तो वो सिस्टमेटिक अरेंज होता है ना। इस कारण से जिसमें जितना ज्यादा ऑर्डर डिसऑर्डर होगा उतना ही उसका इंथैल्पी होता है, इंट्रोपी होता है। तो इंट्रोपी की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोपी इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन। इंट्रोपी इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन, इंथैल्पी इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन। जैसे फर्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फ्यूजन एस। इसका मतलब यह है कि जब वन मोल सॉलिड जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अगर लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसमें जो एंट्रोपी का चेंज होता है वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे क्या है कि कोई भी सॉलिड अगर 1 मोल सब्सटेंस है, हमेशा 1 मोल की बात करना, एक्चुअली हम एंट्रोपी की बात करें, नॉट इंथैल्पी, इट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डेल्टा
ऐसे ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं हम। तो अगर जैसे सॉलिड है, अगर सॉलिड कन्वर्ट करता है लिक्विड में, सॉलिड कन्वर्ट करता है लिक्विड में, तो अगर सॉलिड का एंट्रोपी को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करें और लिक्विड के एंट्रोपी को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एंट्रोपी एस ही होता है, लेकिन ये एस है, एस टेंड्स टू सॉलिड, एल टेंड्स टू लिक्विड। और आपको पता है कि लिक्विड का एंट्रोपी जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो रैंडमनेस लिक्विड में ज्यादा होता है, सॉलिड में कम होगा, इस कारण से एंट्रोपी कम होता है। तो अगर हम डेल्टा एस निकालें, डेल्टा एस इक्वल टू होता है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, और ये वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि लिक्विड से ज्यादा होता है सॉलिड का, लिक्विड का ज्यादा एंट्रोपी होता है, सॉलिड का कम एंट्रोपी। तो ओवरऑल जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो नेट जो होगा डेल्टा एस ये हो गया आपका फ्यूजन की बात। तो डेल्टा एस फ्यूजन जो हो जाएगा ये हो जाता है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन टी। मतलब ओवरऑल चेंज में जो इंथैल्पी का जो चेंज होता है और ये टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो होता है फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है। अगर वाटर देगा तो वेट वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या है, कोई फेज अगर ट्रांजिशन होता है तो इस केस में अगर एक फॉर्म ऑफ इंट्रोपी, मतलब इसका इंट्रोपी ओवरऑल प्रोसेस में इंट्रोपी का कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, ठीक है ना। और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई क्यू जो होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यू होता है वो होता है डेल्टा एच के बराबर। तो हमने लिया डेल्टा एच फ्यूजन क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। और टी फ्यूजन जो है वेयर, आप देख सकते हो वेयर डेल्टा एच फ्यूजन इक्वल टू है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। और टी फ्यूजन जो है ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर है ये, या मेल्टिंग पॉइंट कहिए उसको। और डेल्टा एस फ्यूजन जो है यह इंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन, इंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन। फ्यूजन के केस में इंट्रोपी का चेंज कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट केस आता है, अगर हम सेकेंड केस देखें इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद हम देखते हैं अगर सपोज करें इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, इस केस में आता है डेल्टा वेपोराइजेशन का व्याप एस, ठीक है ना। ये हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस है, 1 मोल लिक्विड जब 1 मोल गैस में कन्वर्ट करता है, वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस में होगा, प्रोसेस क्या होगा, कोई भी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट करता है, गैस में, तो ये होता है वेपोराइजेशन प्रोसेस। और इसमें जब एंट्रोपी का चेंज होता है वही कहलाता है इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। ध्यान रखिएगा ये जब भी होगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर जब होगा तभी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो अगर इसमें अगर इसका इंट्रोपी अगर एसएल है और इसका इंट्रोपी अगर एसजी है, और आप ध्यान रखना हमेशा कि इंट्रोपी ऑफ गैस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इंथैल्पी ऑफ लिक्विड, देन द फाइनल इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस यहां पे हो जाएगा एस जी माइनस एस एल फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होता है। जब ये डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आप इसको यहां से ये भी कह सकते हो, जब डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि डेल्टा एस फ्यूज वेपोराइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी। टी वहां पे हो जाता है बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इस टाइप से फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट आता है, अगर सपोज करिए ये थर्ड केस अगर आया इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ये होता है डेल्टा एस सब्लिमेशन। इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने सॉलिड 1 मोल सॉलिड अगर 1 मोल गैस में कन्वर्ट करें, 1 मोल सॉलिड अगर 1 मोल गैस में कन्वर्ट करता है एट पार्टिकुलर प्रेशर, तो उस केस में इंट्रोपी का जो चेंज आता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है, 1 मोल सॉलिड होना चाहिए, वो जब गैस में कन्वर्ट करता है कंप्लीटली, तो उस केस में जो इंट्रोपी चेंज होगा वही कहलाता है इंट्रोपी। मानिए यह सॉलिड का इंट्रोपी है और यह है गैस का इंट्रोपी, और आपको पता है कि सॉलिड का गैस का इंट्रोपी जो होता है
वो सॉलिड के एंट्रोपी से ज्यादा होता है। तो इस केस में अगर डेल्टा एस निकाला जाए, डेल्टा एस निकाला जाए, ये हो जाएगा एस जी माइनस एस एस हो जाएगा, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल फॉर्मूला पे फिट करेंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई टी। डेल्टा एस हो जाता है क्यू बाई टी, और क्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी है, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू जो होता है वह इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच, और सब्लिमेशन हो रहा है तो सब्लिमेशन बाई टी। मतलब फॉर्मूला सिंपल वही बनने वाला है कि डेल्टा एस अगर सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन होगा तो इस केस में हो जाएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन। वह टेम्परेचर जिस पे सब्लिमेशन होता है उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल वही है, एक ही फॉर्मूला सब जगह हो रहा है कि डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा एच बाई टी। और ये फॉर्मूला भी कहां से आया, ये फॉर्मूला वहीं से तो आ रहा है, डेल्टा एस इक्वल टू आपने पढ़ा है क्यू बाई टी, और बस कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट लगाया गया है। जब प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो क्यूपी हो जाएगा उसके उसमें, और क्यूपी जो होता है वह कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच के बराबर होता है। तो फॉर्मूला तो वहीं से लाया गया है इस टाइप से। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर लिया जा रहा है, बोलेगा कि T1 से T2 तक गया, तो उस केस में T के जगह पे हो जाएगा डेल्टा T हो जाएगा। तो अगर सपोज करिए कि दो टेम्परेचर अगर है, दो टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो डेल्टा एच बाई होता है डेल्टा टी, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी हो जाएगा, जहां पे डेल्टा टी की वैल्यू है T2 माइनस T1। जैसे मानो वाटर के केस में है, मानो कि वाटर अगर सपोज करिए कि वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में, अगर माने इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उस केस में चाहिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया, स्टार्टिंग केस में कितना है, फाइनल में कितना है, तो आप यहाँ पे टी के जगह पे वहां पे आप जो भी वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करके आप वहां पे डाल सकते हैं वैल्यू। अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे उसको सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, कैलकुलेट द entropy change for the following entropy change for the following reversible process, for the following reversible process, following reversible process। ठीक है ना, रिवर्सेबल प्रोसेस है कुछ, जिसमें 1 मोल ऑफ अल्फा टीन, क्वेश्चन दे रखा है 1 मोल ऑफ अल्फा टीन, ठीक है ना, अल्फा टीन एट 1 atm एंड 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस changes to 1 mole of beta-teen, ठीक है ना, और डेल्टा एच नॉट यहां दे रखा है, डेल्टा एच नॉट ट्रांजिशन दे रखा है, ट्रांजिशन हो रहा है ना, वो ट्रांजिशन का इंथैल्पी चेंज दे रखा है, ट्रांजिशन आपको दे रखा है टीन का, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन टीन का दे रखा है एसएन का, टीन एसएन होता है, तो इसका दे रखा है डाटा 2090 जूल मोल इनवर्स, 2090 जूल मोल इनवर्स, ये वैल्यू आपको दे रखा है इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका हो सकता है अगर आप देखें तो, कि अगर at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, ice and water are in equilibrium, and enthalpy change for the process है H2O solid से ये जाएगा H2O लिक्विड में इज 6 किलो जूल मोल इनवर्स,
6 kilojoule mole inverse. Calculate the entropy change for the conversion of ice for the conversion of ice into liquid water. Ice into liquid water. Ice into liquid water. आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टेटमेंट में दे रखा है, मतलब अल्फा टीन है, ये अल्फा टीन जो है वो कहां जा रहा है, बीटा टीन में, और रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए हमने यहाँ पे टाइम इस टाइप से हमने यहाँ पे डबल हेड इधर से ऐसे ये रिवर्सिबल का साइन दे दिया. और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, 13 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, तो केल्विन में हो जाएगा 273 प्लस 13, ये वैल्यू हो जाएगा 286 केल्विन. ठीक है, और प्रेशर यहाँ 180 है, प्रेशर काम हमारे पास है नहीं एक्चुअली. और डेल्टा एच नॉट ट्रांजिशन आपको दे रखा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है तीन से बीटा, ये अल्फा से बीटा फॉर्म में जाएगा, ट्रांजिशन इंथैल्पी दे रखा है 2090 जूल मोल इनवर्स. ये मोल इनवर्स 1 मोल का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था. एंट्रोपी चेंज पूछना है, और एंट्रोपी चेंज ट्रांजिशन का वही हो जाता है फॉर्मूला Q बाई डेल्टा एच ट्रांजिशन बाई टी, डेल्टा एच ट्रांजिशन बाई टी. और ये वैल्यू है 2090 जूल मोल इनवर्स, और टेम्परेचर दे रखा है 286 केल्विन. आसान सा बस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. यहाँ भी आइस 0 डिग्री सेल्सियस से बोल रहा है कि आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में है, आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में है. मतलब क्या है कि बोल रखा है कि H2O सॉलिड है, और ये H2O सॉलिड H2O लिक्विड में अगर कन्वर्ट करता है इस टाइप से, H2O सॉलिड अगर H2O लिक्विड में होता है तो इसके लिए डेल्टा एच दे रखा है. डेल्टा एच यहाँ पे इंथैल्पी चेंज दे रखा है इस प्रोसेस में. यहाँ पे देखो किलो जूल पर मोल है, मतलब 1 मोल का दिया हुआ है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहाँ पे डेल्टा एच, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में क्या मतलब फ्यूजन है, तो फ्यूजन दे रखा है 6 किलो जूल मोल इनवर्स. आपको इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, इंट्रोपी. और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब केल्विन में 273 केल्विन होगा. यहाँ पे आपको पता है कि डिवाइड करना पड़ेगा टेम्परेचर से, और 6 है इसलिए इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए. ये वैल्यू हो जाएगा 6000 जूल मोल इनवर्स इस टाइप से. और इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, डेल्टा एस पूछ रहा है, सिंपल है. इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पूछ रहा है, ये इंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन टी. और डेल्टा एस फ्यूजन दे रखा है 6000 जूल पर मोल अपॉन 273 केल्विन. अब दोनों का आंसर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. फर्स्ट का आ गया 7.331 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल. और सेकेंड वाले का है, सेकेंड वाले का अगर देखोगे 6000 को, अगर हम 6000 को अगर डिवाइड करते हैं 273 से तो वैल्यू आता है 21.98, 21 ये आता है 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल. इस टाइप से आंसर आ जाता है इसका. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर को निकालना है. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंट्रोपी. कौन कौन सा फैक्टर इंट्रोपी को अफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंट्रोपी. कौन कौन सा फैक्टर जो होता है वो इंट्रोपी को अफेक्ट करता है? ठीक है, उसमें फर्स्ट फैक्टर ये है, फर्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम. फर्स्ट है वॉल्यूम. कौन कौन सा फैक्टर हम पहले लिख दे रहे हैं? वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे भी अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा हम बताते हैं आपको. थर्ड आता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है इंट्रोपी, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है इंट्रोपी. एंड फोर आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल का दीजिए उसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, इस टाइप का. तो अगर हम यहाँ पे
वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तक कोई वॉल्यूम अगर इस टाइप का है, अगर कोई मानो कि एक गैस इस टाइप का है, छोटा सा परफ्यूम का डब्बा में गैस भरा हुआ है, और उस केस में उसको क्या करो ना, इस परफ्यूम के डब्बे से यहाँ से गैस को निकाल दो, है ना, यहाँ से गैस को गैस निकाल, यही गैस फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम मतलब ये V2 है, बट और देखो जितना ज्यादा वॉल्यूम कम रहेगा और पार्टिकल दोनों इसमें, जितना पार्टिकल है उतना ही पार्टिकल इसमें भी है, और दोनों का नंबर अगर फिक्स है तो इसमें डिसऑर्डर कम है, इसमें डिसऑर्डर ज्यादा है, और जब डिसऑर्डर ज्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका एंट्रोपी भी बढ़ जाता है। मतलब यह सिंपल है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, देन द नंबर ऑफ, then the order of particle, order of particle, या फिर रैंडमनेस, डायरेक्ट हम रैंडमनेस कर सकते हैं इसको, देन द रैंडमनेस इंक्रीजेस, और रैंडमनेस मतलब भीड़ बार इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीजेस, देन इस कारण से देन देयर इंट्रोपी इंक्रीजेस, देन देयर, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जब टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करता है, तो उस केस में देन द रैंडमनेस इंक्रीजेस, रैंडमनेस वहां पे इंक्रीज करेगा, एंड इंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड इंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस, उस केस में इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, एंड इंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। आपको पता है कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, सबसे ज्यादा रैंडमनेस होता है गैस में, जो सबसे ज्यादा फैलता है वो डिसऑर्डर जो होता है वो गैस में होता है, सॉलिड में वेल मेंटेन होता है पार्टिकल, अगर देखो सॉलिड है तो सॉलिड में पार्टिकल वेल मेंटेन है, लिक्विड में ऑर्डर थोड़ा डिसऑर्डर हो जाता है, और गैस में और फैलता है और डिसऑर्डर हो जाता है। इस कारण से गैस का इंट्रोपी जो होता है, गैस का इंट्रोपी जो होता है वो लिक्विड से या गैस से सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जो इंट्रोपी होगा वो गैस का होगा, देन लिक्विड का होगा, एंड देन सॉलिड का होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल। ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे कैसे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल करने का मतलब क्या है, कहीं 100 मॉलिक्यूल है, कहीं 200 मॉलिक्यूल है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल आएगा उसका डिसऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा, मतलब क्या है वो उतना ही ज्यादा फैलेगा, या फिर डिसऑर्डर या रैंडमनेस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा इंट्रोपी उसका उतना ही ज्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंट्रोपी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंट्रोपी, मतलब पार्टिकल अगर बढ़ेगा तो उसका इंट्रोपी भी बढ़ जाता है। Also, entropy also increases when temperature, the kinetic energy of the particle, kinetic energy of the particle increases, तो kinetic energy of particle increase करता है, then the randomness increases and entropy also increases। इस केस में ये कौन कौन सा फैक्टर था जो इंट्रोपी पे अफेक्ट करता है? नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रोपी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रोपी। कौन प्रॉपर्टी, कुछ इंट्रोपी का प्रॉपर्टी समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता ये है कि इंट्रोपी जो होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव मतलब यह है कि वो नंबर पे और मास पे डिपेंड करता है। अभी हमने पढ़ा कि नंबर बढ़ाने से इंट्रोपी बढ़ जाता है, तो यह एक इंट्रोपी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इसलिए इंट्रोपी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड, या पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन होगा तो यह इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इट इज अ पास्ट, इट इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन देयर इनिशियल एंड
फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब डेल्टा एस जो होगा, चेंज इन एंट्रोपी जो होता है इस केस में, यह डिपेंड करता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन जो होता है उस केस में इंट्रोपी जो होता है हमेशा, अगर कोई भी या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में इंट्रोपी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहां से थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ भी आता है, तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज always be positive. The entropy change always be positive, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब डेल्टा एस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से हमेशा ज्यादा होगा, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या है कि ए से गया बी, बी से आया सी, और सी से वापस ए आ गया, तो ये होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो ओवरऑल इंट्रोपी चेंज जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस का इंट्रोपी चेंज जो होता है वो हमेशा, ये जो है ना इस टाइप का इंटीग्रेशन का साइन है और बीच में यह लगा दिया, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में जो सारे इंट्रोपी का चेंज जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंट्रोपी, द चेंज इन इंट्रोपी will equal to जीरो, वह जीरो के बराबर होता है, will equal to जीरो। और एक होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि अगर मानो ए से गया बी और वापस बी से ए आ गया, ए से बी जो होता है वो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बी से ए आता है मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम जब होता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में अगर ए से बी गया, आपको पता है कि एंट्रोपी चेंज जो होता है वो आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो ए से बी भी जा रहा है, वापस बी से ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करेंगे तो उस केस में हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस, डेल्टा एस जो होगा उस केस में the change in entropy delta S will be zero, will be zero, वह जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। आपने फर्स्ट देखा कि इंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंट्रोपी चेंज जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा वो। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए ओवरऑल एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है कोई भी प्रोसेस, उसके उसमें भी इंट्रोपी चेंज होगा वो जीरो होता है।